हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हमें डिस्कस करना है वो गॉस थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो चैप्टर है पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके अंदर जो अभी हमने डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसमें देखा। तो आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित जो गॉस थ्योरम है वो हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, और जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है। पहले इसको हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा गॉस थ्योरम है वो फ्लक्स से ही संबंधित है। तो जो फ्लक्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसका थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, और सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम कि सॉलिड एंगल यहाँ पर क्या होता है और वो यहाँ पर कैसे यूज़ होगा। जब इसका हम प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम का तो देखेंगे कि ये यहाँ पर यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। एंगल, एक प्लेन एंगल के बारे में भी हम जानते हैं कि जो दो लाइन के बीच में जो एंगल यहाँ पर बनता है, एक लाइन ये है और एक लाइन यहाँ पर ये है। अगर यहाँ पर थीटा एंगल ये है तो अगर कोई आर्क अगर हम यहाँ पर ये देख लें तो ये एक्चुअल में जो प्लेन एंगल होता है, ये टू डायमेंशन कंसेप्ट यहाँ पर ये होता है। और थीटा जब हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो लिखते हैं यहाँ पर, अगर ये आर्क यहाँ से डेल्टा एल आर के अगर ये है तो लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन आर। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस ये आ है, ये आ रही है, अगर यहाँ पर ये है तो ये हम यहाँ से एंगल की एक तरीके से मैथमेटिकल यहाँ से हम उसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है एंगल की वो हम रेडियन मानते हैं। तो इसी के साथ ही एक होता है सॉलिड एंगल जो हमारा 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट होता है। तो जैसे कौन कोई है, शंकु कोई है, या हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई जिस तरह से कोई रेडी वाले भैया हमने देखा था कि वो बेचते हैं कुछ नमकीन वगैरह कुछ बेचते हैं, तो इस तरह का कुछ वे बनाते हैं इस तरह का। तो ये जो इस तरह की जो डायमेंशन है एक तरीके से शंकु के आकार की, तो ये एक तरीके से हम इससे सॉलिड एंगल यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये इस एरिया पे, ये एरिया यहाँ पर कितना एंगल ये लगा रहा है, तो वो 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो ये एक शंकु के आकार का है, और अगर इसके यहाँ पर जो एरिया है वो डेल्टा एस है, तो ये एरिया यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है उसको हम डेल्टा ओमेगा कहते हैं, और इस डेल्टा ओमेगा को हम सॉलिड एंगल यहाँ पर कहते हैं। और जो इसको जैसे हमने यहाँ पर इसका प्लेन एंगल का दिया था डेल्टा एल अपॉन आर होगा, ऐसे ही इसी का भी होगा डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पर ये होता है। और जो इस अगर ये सरफेस कंप्लीट हम सरफेस ले लें 3 डायमेंशन का, और वो स्फेरिकल अगर वहाँ पर आए तो जो उसका एरिया होता है वो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आर स्क्वायर से भाग करेंगे तो 4 पाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आती है। लेकिन अगर कोई सर्किल प्लेन एंगल की बात करें और पूरा सर्किल की अगर हम देखें वो कितना सेंटर पे कोण बनाता है, तो ये जो उसकी सरकमफेरेंस होती है परिधि वो 2 पाई आर यहाँ पर होगी और आर ये होगा, तो वो 2 पाई एंगल यहाँ पर बनाता है। प्लेन एंगल की अगर बात करें, सॉलिड एंगल मैक्सिमम 4 पाई ये बनाता है। अगर पूरा क्लोज सरफेस स्फेरिकल टाइप हम ले लें तो जो गोले का सरफेस का जो वहाँ पर एरिया होता है वो ये होता है 4 पाई स्क्वायर। तो इस तरह का ये आता है। अगर ये एरिया कोई एंगल यहाँ पर ले रहा है तो इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। तो जनरली हमें तो ये इस्तेमाल करना है। तो जो गॉस थ्योरम में हम देखेंगे जब इसको प्रूफ करेंगे तो हमें ये वहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होते हैं। हम यूनिट एंड डायमेंशन के भी चैप्टर में ये चीज़ सीख चुके हैं। साथ ही से पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स वास्तव में क्या होता है, किसी एरिया से पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कितनी पास हो रही हैं। तो हमने देखा भी था कि अगर कोई चार्ज है तो चार्ज अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। और ये भी हमने देखा था कि अगर प्लस क्यू चार्ज वहाँ पर है तो इससे जो लाइन होगी वो बाहर की तरफ को रहेंगी, और अगर माइनस चार्ज वहाँ पर ये है, माइनस क्यू है, तो उससे अंदर की तरफ को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से हमने वहाँ पर ये समझा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया से कितनी पास हो रही हैं, कितनी उस एरिया में हम कहें कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, कितनी बाहर आ रही है, क्योंकि जो डायरेक्शन हम शो करते हैं वो प्लस और माइनस के हिसाब से करते हैं। तो किसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा भी सकती हैं और उससे बाहर भी आ सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस है या माइनस है, या प्लस माइनस दोनों भी एक साथ हो सकते हैं। तो किसी एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला था वो ये था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वहाँ पर जो एरिया है वो ds है, तो E डॉट ds, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और डॉट प्रोडक्ट से हम उसको निकालते हैं। ये मान लेते हैं कि इस तरह का हमने कुछ बनाया है, एक प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर P पॉइंट मान लेते हैं, कोई सरफेस, छोटा सा एक सरफेस हमने यहाँ पर मान लिया P पॉइंट पर। तो यहाँ पर जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और जो छोटा सा एरिया हमने यहाँ पर माना है ds, उसकी जो डायरेक्शन, हम जानते हैं कि जो क्षेत्रफल भी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो उसकी डायरेक्शन होती है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। और अगर इसके बीच का एंगल यहाँ पर थीटा है, तो हम यहाँ से ds cos थीटा भी यहाँ पर ये निकाल सकते हैं। और अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर हम उसको इंटीग्रेशन के माध्यम से निकालते हैं, जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती है। तो डबल, क्योंकि एरिया है तो डबल इंटीग्रेशन का हमें करना पड़ेगा, और अगर वॉल्यूम होता तो 3 बार इंटीग्रेशन भी वहाँ से करना पड़ता है। तो ये कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से हम उसको निकाल सकते हैं। तो ये फ्लक्स है वास्तव में, और फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा वहाँ पर चार्ज कैसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे कैसे आ रही हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हुआ। अब इससे आगे आते हैं हम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, अगर कोई हम क्लोज सरफेस मान लें, तो इतना तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है, सर्किल लगा, यहाँ पर लगाने का मतलब है कि ये सरफेस हम ले रहे हैं, वो सरफेस बंद है, एकदम क्लोज सरफेस है, और उस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर यहाँ पर होगा। ये फ्लक्स ही था। गॉस ने कहा कि ये जो फ्लक्स है, अगर हम ये देखें कि वहाँ पर किसी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स होगा, वो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। Q एनक्लोज यहाँ पर क्या है? Q एनक्लोज एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर ये क्लोज सरफेस है, कि ये क्लोज सरफेस है, और छोटा सा एरिया हमने यहाँ पर मान लिया। तो Q, तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स यहाँ पर पास हो रहा है, तो वो हमें इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें देखना पड़ेगा। नेट चार्ज यहाँ पर कितना है? Q एनक्लोज एक तरीके का नेट चार्ज है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पर ये है। अगर मान लेते हैं कि ये क्लोज सरफेस है और Q एनक्लोज हमें यहाँ पर देखना होगा। मान लेते बहुत सारे चार्ज यहाँ पर रखे, +2Q यहाँ पर रखा हुआ है, और -Q यहाँ पर रखा हुआ है इस पॉइंट पे, और एक +Q यहाँ पर रखा हुआ है, ये इस तरह से। तो इस क्लोज, ये मान लीजिए क्लोज सरफेस है, तो यहाँ पर हमें जो इससे कितना फ्लक्स पास होगा वो अगर हमें देखना है, तो हम यहाँ पर जो फाई, अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएं, फाई बराबर क्या होगा। अब हम इसको भूल जाते हैं, सीधा यहाँ पर आते हैं। हमें पता होना चाहिए कि Q एनक्लोज क्या है उस क्लोज सरफेस में, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये सब चीज़ें हम फ्री स्पेस के अंदर कर रहे हैं, अगर किसी माध्यम के अंदर कर रहे हैं, तो वो भी देखेंगे आगे चल के कि वहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट ना होके एप्सिलॉन आएगा। दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे भी हम वहाँ पर देखेंगे। तो ये होगा। तो Q एनक्लोज यहाँ पर क्या होगा? Q एनक्लोज एक तरीके का होगा, इस Q एनक्लोज का मतलब उस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। ये बाहर जा रहा है, इसको हमें बिल्कुल छोड़ देना, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अंदर जो ये दो चार्ज है, इनको देखते हैं नेट चार्ज क्या है। तो नेट चार्ज यहाँ पर +2Q है, और ये माइनस का तो माइनस के साथ लेंगे, -Q है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक तरीके से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर ये इसका फ्लक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा गॉस थ्योरम ये कहती है कि इस सरफेस एरिया से जो पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। हो सकता है कि यहाँ पर ये ϕQ हो, ϕQ होगा तो यहाँ पर ϕ करेंगे, माइनस तो यहाँ पर 4Q आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये Q एनक्लोज यहाँ पर ये हुआ, Q एनक्लोज कि उस गॉसियन जो उस सरफेस, इसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलेंगे, आगे देखेंगे। तो वो एक तरीके का उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर वाले चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर उस सरफेस से बाहर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो हम देखते हैं, वो देखेंगे। तो क्योंकि बाहर वाला जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जाएगा उतना ही बाहर जाना है, तो जितना गया और जितना आया तो वो नेट चार्ज फ्लक्स वहाँ पर जीरो हो जाता है। तो अंदर वाला क्या करेगा, या तो इससे बाहर की तरफ, बाहर से आएगा ही, या इसकी तरफ वो क्या जाएगा, अंदर बाहर से निकलेगा। तो दो ही काम होते हैं। तो इसीलिए कुछ ना कुछ वहाँ पर फ्लक्स बना रहता है। तो ये हुआ गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है। और गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमें Q एनक्लोज पता है, ये वाला सबसे महत्वपूर्ण, ये Q एनक्लोज हमें देखना होता है, ये वाला, तो फिर हमें इस वाली कैलकुलेशन पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम इससे भी वहाँ पर फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट।
और इसकी एप्लीकेशंस बहुत हैं। आगे वाली जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, ड्यू टू होलो स्फेयर, ड्यू टू सिलेंडर, ड्यू टू प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और गॉस थ्योरम का वहाँ पर हम सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या होगा हर पॉइंट पर देखेंगे कि गोले के अंदर क्या है, बाहर क्या है, सरफेस पर क्या है, ऐसे सिलेंडर के लिए करेंगे। तो वहाँ पर ही अगली वीडियो के अंदर हम इसकी एप्लीकेशंस पे जाएंगे। अगर इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, ये इस गॉस थ्योरम को बच्चों हम कैसे प्रूव करेंगे, तो बहुत सिंपल इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, हम वो समझ भी सकते हैं। कैसे कि मान लेते हैं ये एक हमारा एक सरफेस हमने यहाँ पर ये माना है पूरा क्लोज सरफेस, और छोटा सा एक इसका एक पार्ट हम मान लेते हैं, टीनी सरफेस मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल के यहाँ पर डेल्टा एस है। और पी पॉइंट पर हमने माना, पी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये है। और जो यहाँ पर ये एरिया है, क्योंकि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप हमने दिखाई है। ये क्षेत्रफल जो है वहाँ पर डेल्टा एस उसकी डायरेक्शन। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। पी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा 1/4πε0 Q/r²। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमने इसमें शो की है। तो ये हम पिछली उसमें भी देख चुके थे कि अगर Q चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। तो यहाँ अगर हम यह देखें कि इस क्रॉस जो हमने ये क्षेत्रफल माना है छोटा सा, इससे जो फ्लक्स पास होगा वो डेल्टा फाई अगर ये है तो उसको निकालेंगे हम E.ds से, या डेल्टा एस भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि छोटा सा है। और नेट फ्लक्स जो हमारा पास होगा पूरे इस क्लॉज सरफेस से, तो हम सबको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और सबको जोड़ सकते हैं। समेशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि EDS cos थीटा, ये लिखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये था। इसमें जो जो कांस्टेंट है हम उसको निकाल लेते हैं। ये 1/4πε0 Q ये कांस्टेंट है एक तरीके से। बाकी जो यहाँ से R ये होगा, ये जो R है ये तो बदलता रहेगा। R यहाँ पर एक तरीके से वेरिएबल है, तो यहाँ से इसको निकाल लेते हैं। और फिर ये समेशन DS cos θ/r² हो गया। तो ये क्या है, ये एक तरीके से सॉलिड एंगल वहाँ पर ये है। और सॉलिड एंगल हम यहाँ से समझ चुके थे, ये जो सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी होती है वो 4π होती है, क्योंकि समेशन का मतलब मैक्सिमम वहाँ पर जो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ये 4π होती है, 4π। तो यहाँ पर इसकी हम 4π वैल्यू रखेंगे और 4π से 4π से कैंसिल होगा तो Q/ε0 यहाँ पर आ जाएगा। ये Q वास्तव में क्या है, जो इस सरफेस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज है, इसको हम Q एनक्लोज बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको हम Q एनक्लोज भी कह सकते हैं। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। और गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, 11th वाला 12th वाला एग्ज़ाम हो, या ग्रेजुएशन हो, या कोई भी कॉम्पिटिशन्स हो, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये गॉस थ्योरम के बारे में हुआ। इससे आगे की वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें इसकी एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस है। तो आज हम बच्चों इतना रखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।